तो सर ओवरहेड्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे सबसे पहले। ओवरहेड्स के चैप्टर में हमने अल्टीमेटली अगर इस चैप्टर को समराइज करें, ओवरहेड्स के चैप्टर में हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखा था? अपोर्शनमेंट करना और एलोकेशन करना। उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था रीअपोर्शनमेंट करना। तो एक तो हमको यह रिवाइज करना है, दूसरा अगर इस चैप्टर को समराइज करें तो आपके पास दूसरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में क्या आया था? मशीन आर रेट। और तीसरा कॉन्सेप्ट आपके पास इस चैप्टर में आया था ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड, ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। बस ये है सर आपका पूरा चैप्टर। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं खत्म हो गया, अब यही रिवाइज करना है पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले अपोर्शनमेंट, ये वाले कॉन्सेप्ट को पिक करते हैं, अपने पहले कॉन्सेप्ट को। तो भाई सबसे पहले तो आपको याद होगा क्लासेस में सबसे पहले हमने ये डेफिनेशंस पार्ट कवर अप किया था कि सर अपोर्शनमेंट और एलोकेशन में डिफरेंस क्या है। कोई भी खर्चा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ऐसे बटे कि वो हर डिपार्टमेंट का एक्चुअल खर्चा बन जाए, तो वो क्या कहलाएगा? अपोर्शनमेंट। और तो वो क्या कहलाएगा? एलोकेशन। और कोई भी खर्चा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ऐसे बटे कि वो उन डिपार्टमेंट का एक्चुअल ना बने, एस्टिमेटेड बन जाए, तो वो क्या कहलाएगा? अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। सिंपल बात, बिल्कुल सही जवाब है सभी का। अच्छा, उसके बाद हमने इसी में बात करी थी सर, एक होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपसे थ्योरी में क्वेश्चन आ जाए, कोई भी खर्चा, एक कॉमन खर्चा जब पहली बार बटता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही देवांग। जब भी कोई खर्चा पहली बार को छोड़ के बार बार बटता है, दैट इज रीअपोर्शनमेंट। जब सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को वापस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक तरह से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर यहां पे बात आई थी डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब कोई भी खर्चा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ऐसे बटे कि वो हर डिपार्टमेंट, वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ऐसे बटे कि वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बट रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट में बट ही नहीं रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट ट्रांसफर। और कोई भी खर्चा ऐसे बटे कि वो प्रोडक्शन के साथ साथ सर्विस में भी बट रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट ट्रांसफर। तो पहले तो ये डेफिनेशन पार्ट हमने इतना सीखा था। उसके बाद हमने यहां पे बात करी थी सर रीअपोर्शनमेंट क्या होता है। रीअपोर्शनमेंट का मतलब सिंपल सा होता है सर, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे वापस से हमको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लाने होते हैं। अल्टीमेटली अगर मैं इसकी पूरी प्रोसीडिंग करूं तो आपके क्वेश्चंस की प्रोसीडिंग सिंपल सी क्या रहती है? आपके पास क्वेश्चंस में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, तीसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऐसे ही कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ आपके पास सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप सबसे पहले क्या करते हो? जितने भी आपके कॉमन एक्सपेंडिचर होते हैं, सारे कॉमन एक्सपेंडिचर डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर आप इन सारे डिपार्टमेंट्स में बांट देते हो, जैसे क्वेश्चन का डेटा है। ठीक है ना? आपके पास क्वेश्चंस का भी डेटा इसी तरीके से होता है। तो पहले तो आप कॉमन खर्चे को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से बांट देते हो, जैसे रेंट के खर्चे को फ्लोर स्पेस में बांट देते हो, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे को किलोवाट आवर्स में बांट देते हो, इनडायरेक्ट वेजेस के खर्चे को लेबर आवर्स की रेशियो में बांट देते हो, डेप्रिसिएशन को कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट की रेशियो में बांट देते हो। इस तरीके से आपकी रेशियो बनती है। पावर के खर्चे को एचपी आवर्स की रेशियो में बांट देते हो, वगैरह वगैरह। आपके पास ये सब करके टोटल ओवरहेड्स बिफोर रीअपोर्शनमेंट आ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है? सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा रीअपोर्शन करके वापस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में लाना होता है। इसी तरीके से तीसरे उसका, जब आप ये रीअपोर्शनमेंट का भी काम कर देते हो, तब आपके पास जाके क्या आ जाता है? टोटल ओवरहेड्स आफ्टर रीअपोर्शनमेंट। और सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हो जाता है निल। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन या तो आपसे मांग सकता है कि टोटल ओवरहेड्स बिफोर रीअपोर्शनमेंट निकाल दो, मतलब सिर्फ एलोकेशन अपोर्शनमेंट का काम करवा रहा है, या आपको क्वेश्चन यहां का डेटा दे देगा और आपसे बोलेगा रीअपोर्शनमेंट करके दिखा दो। तो आपको क्या निकाल के दिखाना है? टोटल ओवरहेड्स आफ्टर रीअपोर्शनमेंट। या फिर क्वेश्चन इसके बाद आपसे क्या कह सकता है? कैलकुलेट सूटेबल ओवरहेड रेट या कैलकुलेट सूटेबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो उस केस में आपको क्या करना होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो टोटल ओवरहेड्स आफ्टर रीअपोर्शनमेंट निकाला है उसको डिवाइडेड बाय आवर्स करना होता है। अब वो मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, वो लेबर आवर्स भी हो सकते हैं। वो कौन से होंगे? जितने भी न्यूएंसेस है वो सारी तो मैं डिस्कस करूंगा, पहले ओवरऑल बात डिस्कस कर रहा हूं। आप इससे डिवाइड करते हो, आपके पास ओवरहेड रेट आ जाता है।
तो या तो क्वेश्चन आपसे ये मांग सकता है तीसरी चीज, या फिर इसके बाद भी क्वेश्चन आपसे और क्या मांग सकता है, इसके बाद भी सर क्वेश्चन आपसे बस यही चीज और मांग सकता है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट दे दिया है और आपसे कह देगा उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में भेजते हैं 5 घंटे लेता है, एग्जांपल के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में जाता है 3 घंटे लगाता है। अब इस प्रोडक्ट की कॉस्ट बता दो, तो आप करोगे क्या? पहले डिपार्टमेंट का रेट पर आर आपने निकाल रखा है, मल्टीप्लाई बाय उसमें 5 घंटे लगते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट का रेट पर आर निकाल रखा है, इसको यहां पे रखोगे मल्टीप्लाई बाय 3 आवर्स, आपके पास ये खर्चा आ जाएगा और आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे। अब सर इसमें छोटी छोटी पॉइंट्स, पहले यहां तक की बातें करता हूं। सबसे पहले जब आप कॉमन खर्चों को कुछ बेसिस पे डिवाइड करते हो तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना। अभी मैंने आपसे पहले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस की पूरी प्रोसीडिंग डिस्कस करी है, अब इसके विद इन क्या क्या पॉइंट्स आते हैं अब मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले यार कॉमन खर्चे जो आते हैं, जब आप उनको बेसिस पे बांट रहे होते हो, आपको बेसिस किस तरीके से चुनने हैं। पहली चीज, आपको क्लोजेस्ट कनेक्शन बनाना है। वैसे तो देखो आपने मोस्टली खर्चे किस किस रेशो में बढ़ते हैं वो सारे अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में कर रखे हैं, आपको पूरा पूरा आइडिया है। तो पहले तो आपको क्लोजेस्ट कनेक्शन बनाना है। अगर क्लोजेस्ट कनेक्शन ना बन रहा हो तो आपको दूर का कनेक्शन देखना है। अब इसमें कुछ छुटपुट बातें जो कि क्वेश्चंस में आपको परेशान कर सकती हैं। एक तो सर पावर का खर्चा, पावर के खर्चे में ध्यान रखिएगा, पावर का खर्चा लॉजिकली एचपी आवर्स की परसेंटेज में बंटना चाहिए। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में एचपी आवर्स नहीं दे रखे तो सेकंड कनेक्शन आप किससे बनाओगे? किलोवाट आवर से। फिर आप किलोवाट आवर्स की परसेंटेज में या रेशो में इसको बांट दोगे। अब सर पावर का खर्चा जब आप एचपी आवर्स की रेशो में बांटते हो तो आपको क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से डेटा दे सकता है। या तो क्वेश्चन बेसिकली इसका डेटा, एचपी का डेटा, हॉर्स पावर का डेटा, 3 तरीकों से ही क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। या तो आपको पास इसका डेटा हो सकता है एचपी परसेंटेज, सीधा सीधा आपके पास हॉर्स पावर की परसेंटेज दे रखी है। या फिर आपके पास इसका डेटा हो सकता है सिर्फ हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स, ये लिखा हुआ है बस। या फिर आपके पास तीसरा डेटा बनता है, आपके पास दे रखा है एचपी आवर्स। अगर आपके पास डेटा है हॉर्स पावर की परसेंटेज और या फिर आपके पास डेटा है एचपी आवर्स, सर कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज दे रखी है, एज इट इज जो दे रखी है उसकी रेशो बनाइए और उस रेशो में खर्चे को बांट दीजिए पावर को, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एचपी आवर्स दे रखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो एचपी आवर्स स्ट्रेट अवे क्वेश्चन में दे रखे हैं सर उस रेशो में खर्चे को बांट दीजिए। लेकिन अगर आपको दे रखा है एचपी ऑफ मशीन, इसका मतलब आप सिर्फ हॉर्स पावर की रेशो में खर्चे को नहीं बांट सकते, आपको हॉर्स पावर मल्टीप्लाई बाय मशीन आवर्स करना पड़ेगा। हॉर्स पावर जो भी क्वेश्चन में दे रखी है मल्टीप्लाई बाय मशीन आवर्स करोगे, यहां से जो रिजल्टेंट रेशो आएगी, इस रिजल्टेंट रेशो में ही आप अपने पावर को खर्चे को बांट सकते हो, नहीं बांटोगे तो गलत हो जाएगा, वो उसके मार्क्स कटेंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहां पे किसी बच्चे के मन में डाउट आए, सर क्वेश्चन में हॉर्स पावर ऑफ मशीन दिया हुआ है लेकिन मशीन आवर्स ही गिवन नहीं है, फिर क्या करेंगे? बेटा आप गिवन नहीं है तो फिर उस केस में सिर्फ हॉर्स पावर की रेशो में आप बांट दोगे, फिर कुछ नहीं कर सकते अगर डेटा ही गिवन नहीं है। लेकिन अगर डेटा गिवन है तो आपको करना पड़ेगा उससे मल्टीप्लाई। तो ये तो थी पावर के खर्चे की बात, ठीक है ना, इसमें यह पॉइंट आता है। दूसरा यहां पे कई बार यह पॉइंट आता है खर्चे बांटते वक्त, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। कई बारी खर्चों के लिए, जैसे आपको याद होगा हमने क्लासेस में क्वेश्चन किया था जिसमें M1, M2, A1, इंजीनियरिंग, स्टोर, जनरल सर्विस करके डिपार्टमेंट्स थे। उस क्वेश्चन में आपको नोट्स दे रखे थे, नोट्स में आपको डेटा दिया हुआ था और डेटा में आपको इस तरीके की बातें लिख रखी थी, जैसे कि पहली चीज, वो नोट्स भी आपको साथ साथ रिवाइज करवा रहा हूं ताकि क्वेश्चन के जितने भी न्यूएंसेस हैं वो सारी मैं साथ के साथ कवर अप करूंगा इसमें। जैसे वहां पे आपको ऐसे ऐसे डेटा दिया हुआ था, एक आपको रेंट के लिए डेटा दिया हुआ था, रेंट के लिए आपको डेटा दिया हुआ था, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट था जनरल सर्विस। जनरल सर्विस के बारे में पहले आपको लिखा हुआ था कि जनरल सर्विस का डिपार्टमेंट हमारी ओन्ड जगह पे है, यह हमने किराए पर नहीं ले रखा। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना दे रखा है तो सर आप क्या करोगे, जो भी आपका रेंट का खर्चा है वो बाकी सब डिपार्टमेंट से बांट दोगे, जनरल सर्विस में नहीं बांटोगे। लेकिन अगर आपको इसके आगे और बात लिख रखी है कि जनरल सर्विस डिपार्टमेंट हमारी अपनी जगह पे है, किराए पे तो नहीं ले रखा, लेकिन अगर इसको हम किराए पे चढ़ाते तो एग्जाम्पल के लिए उस क्वेश्चन में भी यही अमाउंट है, 6,000 रुपए का किराया आ जाता है।
मतलब उसकी नोशनल कॉस्ट दे दी आपको, इस नाम से क्वेश्चन देगा। इट्स नोशनल कॉस्ट है 6000। अगर आपको सिर्फ इतना लिखा है तो सर आप क्या करोगे, रेंट के खर्चे को बाकी सब डिपार्टमेंट से बांट दोगे, जनरल सर्विस में 6000 आ जाएगा। अच्छा, आपको इसके आगे और बात लिख दी कि जनरल सर्विस डिपार्टमेंट हमारी खुद की जगह पे है और इसकी नोशनल कॉस्ट 6000 रुपए है, लेकिन चार्ज करना है एग्जाम्पल के लिए इसका 10%। तो फिर आप क्या करोगे, 6000 का जो 10% आएगा 600 रुपए, वो लिखोगे आप जनरल सर्विस में, और जो रेंट का खर्चा क्वेश्चन में दे रखा होगा वो बांटोगे जनरल सर्विस के अलावा बाकी सब डिपार्टमेंट्स में। ठीक है जी। इसी तरीके से आपको डेटा दिया हुआ था इसी क्वेश्चन में, इंश्योरेंस का खर्चा था। इंश्योरेंस के खर्चे के लिए बोल रखा था कि आपका इंश्योरेंस का खर्चा पहले डिपार्टमेंट में M1 में सीधा सीधा बोल रखा था 1/3 है। तो जितना भी इंश्योरेंस का खर्चा है वो 1/3 M1 में बच जाएगा, और जो रिमेनिंग बचेगा, टोटल खर्चा माइनस जो 1/3 M1 में बच चुका है, जो रिमेनिंग बचेगा उसको आप बांटोगे, जो भी आप रेशो बनाओगे बाकी डिपार्टमेंट्स में। रेशो बनाते हुए ध्यान रखना, M1, M2, A1, स्टोर, इंजीनियरिंग, जनरल सर्विस वगैरह वगैरह सबका आपको डेटा दिया हुआ है जिससे आपको रेशो बनानी है। अब यहां पे सिली मिस्टेक होती है, तो ध्यान रखना M1 में खर्चा बांटना ही नहीं है, आपको रिमेनिंग खर्चा बाकी सब डिपार्टमेंट से बांटना है। M1 में तो आप 1/3 लेके जा चुके हो, तो रेशो भी बाकी सबकी बनाइएगा, M1 की मत बनाइएगा। बेसिकली मैं उस क्वेश्चन का रेफरेंस लेके आपको ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें सिली मिस्टेक होती है, मैं वो भी आपको साथ के साथ समझाना चाह रहा हूं। मेरे को एक बारी बताओ, समझ आ रहा है यहां तक सारा? हाँ जी। क्योंकि मैं अपनी स्पीड से चल रहा हूं, कहीं पे भी आपको लगेगा सर स्लो डाउन हो जाओ या इसको थोड़ा डिटेल में बता दो, या मैं किसी क्वेश्चन की रेफरेंस ले रहा हूं वो आपको एकदम से ध्यान नहीं आ रहा, तो प्लीज बताइएगा, ठीक है ना? अच्छा सर, ओके। इसके अलावा और क्या दिक्कतें आती हैं सर इस बात में? इसके अलावा ये दिक्कतें आती हैं, जैसे आपको कई बारी, एक तो इस चीज का ध्यान रखना, और पॉइंट यहां पे क्या आते हैं, आपके पास सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको यह दे रखा है। पहली बात, ओवरहेड्स का खर्चा बना ही किससे है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सारे इनडायरेक्ट खर्चों को जोड़कर आपका ओवरहेड्स का खर्चा बना है। ठीक है जी। तो इसका ध्यान रखना, डायरेक्ट, बिल्कुल सही तुषार, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आएंगे सर, ओवरहेड्स का काम कर रहे हो, और ओवरहेड्स बना ही इनडायरेक्ट से। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, इनका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं आएगा, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2, सर्विस डिपार्टमेंट 3 एंड सो ऑन, सर अगर इनका डायरेक्ट आपको दे रखा है तो वो आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? एक तरह से क्रक्स क्या निकला, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का डायरेक्ट खर्चा नहीं लिखना है, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट खर्चा भी है वो भी लिखना है। उसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा है सर, कॉस्ट शीट बनती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की, इसकी कॉस्ट शीट बन जाएगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट शीट बन जाएगी, इनकी कॉस्ट शीट में इनका खर्चा चला जाएगा, कस्टमर से रिकवर हो जाएगा। अगर मैंने इनका डायरेक्ट खर्चा यहां पे लिखा ही नहीं तो सर इनकी तो कोई कॉस्ट शीट नहीं बनती। देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का डायरेक्ट खर्चा इनके रिस्पेक्टिव कॉस्ट शीट में आ जाएगा। सर्विस डिपार्टमेंट 1 और 2 का डायरेक्ट खर्चा कहां जाएगा? रिकवर तो सर कस्टमर से ही करवाना है, तो यहां पे लिखकर रीअपोर्शन करके हम यहां पे वापस लाएंगे, और अल्टीमेटली यहां पे वापस आएगा तो इनके रिस्पेक्टिव कॉस्ट शीट में जाएगा और कस्टमर से रिकवर होगा। क्रक्स वही है, सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट खर्चा लिखना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट खर्चा नहीं लिखना है। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा सर जैसे एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, उस क्वेश्चन में आपको पॉइंट दे रखा था, डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको दे रखा था, आपको सभी डिपार्टमेंट से बांट कर दे रखी थी डेप्रिसिएशन, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, और उसके बाद आपको इंश्योरेंस ऑफ मशीन का खर्चा था। अब लॉजिकली इंश्योरेंस ऑफ मशीन का खर्चा कैपिटल वैल्यू ऑफ मशीन, इस रेशो में इंश्योरेंस का खर्चा बटना चाहिए, लेकिन सर आपको इसका कोई डेटा ही नहीं था, इससे मिलता जुलता भी कोई डेटा नहीं था। अब बड़ी दिक्कत है सर, कौन सी रेशो में बांटे इंश्योरेंस का खर्चा? तो बड़ी सिंपल सी बात है सर, हम मान लेंगे कि क्वेश्चन ने ये जो डेप्रिसिएशन दे रखा है, ये डेप्रिसिएशन सिर्फ मशीन का है,
क्योंकि इस क्वेश्चन में बिल्डिंग मेंटेनेंस का भी खर्चा था। अगर क्वेश्चन में सर बिल्डिंग मेंटेनेंस का भी खर्चा दे रखा है, इसका मतलब बिल्डिंग भी है। अच्छा, डेप्रिसिएशन तो सर मशीन पे भी लगा होगा, डेप्रिसिएशन तो बिल्डिंग पे भी लगा होगा, तो क्वेश्चन में जो डेप्रिसिएशन दे रखा है हो सकता है ये मशीन और बिल्डिंग दोनों का हो, लेकिन मेरा तो कोई रेलेवेंस ही नहीं बनेगा ना फिर। तो मैं यहां पे अजम्पशन क्या ले लूंगा, अज्यूम दैट डेप्रिसिएशन गिवन इन द क्वेश्चन इज ऑफ ओनली मशीन, और जब डेप्रिसिएशन सिर्फ मशीन का है तो सर डेप्रिसिएशन मशीन की कैपिटल वैल्यू पे ही लगता है, तो जो रेशो मशीन की कैपिटल वैल्यू की होगी वही रेशो मशीन की डेप्रिसिएशन की होगी, और मैं डेप्रिसिएशन की रेशो में इंश्योरेंस को बांट दूंगा। मैंने ये बात इसलिए डिस्कस करी है, बच्चे सब कुछ कराते हैं, यहां पे बच्चों ने लिख भी दिया, काफी बच्चों ने, कि सर डेप्रिसिएशन की रेशो में बांट देंगे, इतना हो अल्लाह क्यों मचा रहे हो। बात यह है सर, इसकी नोट लिखना पड़ेगा आपको, इन चीजों का नोट नहीं लिखा मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब चल रही है रिवीजन, तो अब मेरे को आपको बल्कि ये बातें बतानी है। आप कहीं पे भी छोटी सी भी सर अजम्पशन लेते हो, आपको नोट लिखना है। अगर आपने उस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया कि आपने ये किया है तो क्यों किया है, बेटा मार्क्स एक्सपेक्ट मत करना उस पॉइंट के। और यहां पे मिलती है स्टेप मार्किंग। मान लो पहला ही स्टेप आपका ऐसा है, आप पहला ही खर्चा बांट रहे हो, और पहले ही खर्चे को बांटने के लिए अजम्पशन लेनी है, और आपने अजम्पशन सही ली है, लिखी नहीं अजम्पशन। आपने अजम्पशन सही ली, बांटा सब कुछ सही, लेकिन आपने अजम्पशन लिखी नहीं, तो क्वेश्चन आपको इस स्टेप के मार्क्स नहीं देगा। क्वेश्चन इस स्टेप को, एग्जामिनर इस स्टेप को गलत मान लेगा। एग्जामिनर पहले ही स्टेप को गलत मानेगा, बाकी सारे स्टेप के आंसर गलत होंगे, जबकि आपका आंसर एग्जैक्टली बुक से मैच कर रहा होगा। मार्क्स मिलेंगे 0। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है जी। तो सर अभी तक की जो बातें चली अपोर्शनमेंट वगैरह की, उसमें यही छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं। अब बात करता हूं सर, यहां पे मैंने जब बात करी थी, मैंने यहां तक की बात करी है बिफोर रीअपोर्शनमेंट। अब बात करते हैं सर रीअपोर्शनमेंट करनी है। देखो रीअपोर्शनमेंट में या तो क्वेश्चन आपको, जैसे पहला ही क्वेश्चन हमने जो इस चैप्टर का किया था, या तो देखो जी क्वेश्चन आपको खुद बता देगा, क्वेश्चन आपको बता देगा, जैसे उस क्वेश्चन में बता रखा था कि स्टोर के खर्चे के लिए क्वेश्चन ने लाइन लिख रखी थी कि स्टोर का खर्चा, सॉरी स्टोर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो सर्विस देता है वो उस सेम रेशो में देता है जिस रेशो में आपके पास क्वेश्चन में कंज्यूमेबल सप्लाईज दे रखे हैं। ऐसी ऐसी बात उस क्वेश्चन में लिख रखी थी। बेसिकली स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को किस बात की सर्विस देता होगा, मटेरियल प्रोवाइड करने की। स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को मटेरियल ही तो प्रोवाइड करेगा। तो जब क्वेश्चन ने लिख रखा है कि स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को कंज्यूमेबल सप्लाईज की रेशो में मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो स्टोर डिपार्टमेंट का खर्चा हम कंज्यूमेबल सप्लाईज की रेशो में बांट देंगे, रीअपोर्शन कर देंगे। इसी तरीके से इंजीनियरिंग का खर्चा, अब यह आपको क्वेश्चन में रेलेवेंस बनाना पड़ेगा। अब जैसे उसी क्वेश्चन का मैं रेफरेंस लूं, पहली बात नाम से ही पता चल रहा है सर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये मशीनों पे सर्विस देता होगा। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन में यह भी लिख रखा था कि M1 M2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक A1 डिपार्टमेंट है, और इंजीनियरिंग सिर्फ M1 और M2 को सर्व करता है, A1 को सर्व नहीं करता है। और सर यह भी डेटा दिया हुआ था, जो क्वेश्चन में मशीन आवर्स थे वो सिर्फ M1 के थे और M2 के थे, बाकी सबके मशीन आवर्स भी नहीं थे। तो यहां से सीधा सीधा एनालिसिस बन रहा है, सर हमको लगता भी है कि इंजीनियरिंग मशीन पर सर्विस देता होगा, सर्विस भी M1 M2 को देता है, और M1 M2 में ही मशीन आवर्स हैं। इसका मतलब सर इंजीनियरिंग ना मशीन आवर्स पे ही सर्विस देता है, मशीनों पे ही सर्विस देता है। और उसके बाद कन्विंसिंग एविडेंस इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एक प्रोडक्ट X था, एक Y था। X बनाने के लिए M1 में भी भेजना पड़ता है, M2 में भी भेजना पड़ता है, A1 में भी भेजना पड़ता है। M1 में मशीन आवर्स लगते हैं, A1 में भी मशीन आवर्स लगते हैं, सॉरी M2 में भी, और A1 में आपको उस क्वेश्चन में दिया हुआ था लेबर आवर्स लगते हैं। इसका मतलब सर M1 M2 में प्रोडक्ट भी जब बनता है ना तो मशीनों पे काम होता है। तो यहां से हमने एनालिसिस बना लिया था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का खर्चा M1 और M2 में बांट देंगे, कौन सी रेशो में, मशीन आवर्स की रेशो में। और आखिरी में अगर कोई खर्चा बच जाए जिसका कोई डेटा ना दे रखा हो, तो उसको कौन सी रेशो में बांट दो, ये मैंने आपको क्लासेस में बता रखा है, लेबर आवर्स की रेशो में। बेसिकली जब आपके पास कोई डेटा ना बचे तो ऐसे खर्चे को आप कौन सी रेशो में बांट देना, लेबर आवर्स की रेशो में। या तो सर इस सिंपल तरीके से रीअपोर्शनमेंट हो सकती है।